गुड मॉर्निंग एक क्लास। मैं सीमा शर्मा, आप सभी जानते हैं मुझे। आज मैं आपको हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट एंड मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट और मेडिवल हम 6th और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है उसके बारे में। ओके, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, while in the 7th class we studied the history of the medieval period. During the period India saw many remarkable changes in the political, economic, social and cultural life of people. हमने मेडिवल इंडिया में की जो हिस्ट्री पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि बहुत ही शानदार चेंजेस आए थे लोगों के जीवन में, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से बहुत परिवर्तन आया था सोसाइटी में। नाउ इन दिस क्लास वी शैल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। दिस मॉडर्न पीरियड बिगिन इन द 18th सेंचुरी एंड द कैरेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें 18th सेंचुरी से 18वीं शताब्दी से आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और इसमें शुरुआत कैसे हुई? बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड इन इंडिया। मुगल एम्पायर जो था हमारा उस समय सत्ता में था, अच्छा खासा उसका शासन चल रहा था, और उसी दौरान यूरोप के देशों में जो व्यापार था, द पीरियड आल्सो विटनेस्ड यूरोपियन ट्रेडर्स फ्रॉम नेशंस सच एज ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल एंड द नीदरलैंड एंटरिंग इन द एस्टेब्लिशिंग देयर ट्रेडिंग पोर्ट्स। भारत हमेशा हमारा धनाढ्य रहा है, सोने की चिड़िया रहा है। मुगलों का शासन जो आया वो लूटने आया, शासन सत्ता मुगलों ने स्थापित की। उसके बाद जो यूरोप के कंट्रीज थे उनके साथ जो हमारा ट्रेड था, उन्हें ट्रेड करने के लिए उन्होंने इंडिया की तरफ देखा, चुना और इस साइड को वो चले। और अंग्रेज़ों को ये मौका कब मिला? द ब्रिटिश देन कंसंट्रेटेड ऑन द ग्रेजुअल एक्सपेंशन बिगिनिंग विद बंगाल इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर इन 1765। 1757 और 1765 में जो प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें अंग्रेज़ों ने कंसंट्रेट करना शुरू किया इंडिया की तरफ। ध्यान उनका आकर्षित हुआ कि भारत भी कोई देश है। ठीक है, डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड। कुछ एक कारण ये बना कि वर्ल्ड का केवल देशों में ही उन्नति नहीं हुई थी, पूरे वर्ल्ड में एक उन्नति होनी शुरू हुई, तरक्की होनी शुरू हुई। कैसे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति आई, यानी उद्योग धंधे बढ़ने शुरू हुए। जो काम हाथों से होता था वो मशीनों से होने लगा। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दौरान द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। गुड्स वर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ द मशीन। जो चीज़ें बननी शुरू हुई वो मशीनों की मदद से बननी शुरू हुई। इंडिया में क्या था? हाथों से होता था, कपड़ा हाथों से बुनता था, लोहार लोहे से औजार बनाते थे, ये काम करा करते थे। बर्तन मिट्टी के या जो भी बनते थे वो हाथों की मदद से, हाथों से ही बनते थे, मशीनों से नहीं होता था। एज इंग्लैंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू, जब मशीन होती है तो मनुष्य से ज़्यादा तेज काम करती है, जल्दी करती है, तो क्या हुआ? उनकी प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ने लगी है। People started looking for export market for their finished products. हाथ का बने हुए काम में इतनी फिनिशिंग नहीं होती है जितना मशीन से बने हुए सामान में होती है। हाथ का बुना कपड़ा मोटा होता है, लेकिन मशीन का बुना हुआ कपड़ा काफ़ी स्मूथ होता है, एकदम क्लीन होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, जो चीज़ ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है। जब वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो लोगों को लगा कि ये सामान तो इतना बन गया, इसे बेचे कहाँ पर? तब उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई कि इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो हमें स्थान की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, जहाँ लोग रहते हैं वो माल खरीदें। सच मार्केट कुड बी फाउंड इन कॉलोनीज लाइक इंडिया। और कुछ मार्केट उन्हें मिली कुछ
बाजार उन्हें मिला जहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं आई थी, लोग हाथों से काम करते थे, और उन्हीं में उन्हें एक नज़र आया इंडिया, भारत नज़र आया। यूरोप के लोगों में राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, लॉयल्टी की भावना, वफादारी की भावना ज़्यादा थी। वो चाहते थे, हर कोई चाहता है कि हमारा देश ज़्यादा तरक्की करे, उन्नति करें और हम अपने देश के प्रति वफादार रहें। इन सभी चीज़ों को लेकर के उन्होंने क्या किया कि अपने व्यापार को विदेशों में ले जाते हैं, वहाँ से ज़्यादा धन कमा के लाएंगे अपने देश में, तो हमारा व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपना देश भी तरक्की करेगा। उसके लिए क्या करना जरूरी था? दूसरे देशों में जाना जरूरी था। मॉडर्नाइजेशन क्रिएटेड ए ग्रोइंग नीड फॉर वेरियस काइंड ऑफ गुड्स एंड रिसोर्सेज इन यूरोप। जो आधुनिकरण था उससे क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे रिसोर्सेज की उनको जो वहाँ पर बढ़े, जब सोर्स बढ़े उन्हें रिसोर्सेज की और संसाधनों की ज़रूरत हुई। उसके लिए उन्होंने क्या किया? चारों तरफ नज़र घुमाई। ग्रेजुअली दे एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर लार्ज एरियाज अराउंड देयर ट्रेड सेटलमेंट। दे यूज द रिसोर्सेज ऑफ दीज एरियाज टू फुलफिल देयर ऑन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक नीड्स। उन्होंने देखा किस किस एरिया में हम अपना व्यापार कर सकते हैं, और वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी राजनीतिक, अपनी सैनिक और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन एरियाज़ को चुना और उन पर अपना कंट्रोल भी बनाया। कैसे बनाया ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि अगर लाइन वाइज हम पढ़ते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आपको बड़े केयरफुली लेसन को रीड करना है, तभी आप इसके आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। एंड उन्होंने वो एरिया चुने जो उनको सूट करते थे, उनकी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार जो एरियाज़ उनको सूट करते थे, वहाँ पर उन एरियाज़ को उन्होंने चुना। और उन्होंने अपनी कॉलोनीज़, अपना एक छोटा सा क्षेत्र स्थापित कर लेना। उस कॉलोनीज़ का मतलब होता है सब कुछ उनका अपना, व्यापार करने वाले लोग अपने, सुरक्षाकर्मी उनके अपने, सब कुछ उनका अपना, फुल ऑफ कंट्रोल उनका होता है। बस उन्हें उस राजा से परमिशन लेनी होती थी जहाँ पर उन्हें व्यापार करना था। इंडिया बिकम्स ए कॉलोनी। भारत एक कॉलोनी कैसे बना? द मुगल एम्पायर डिक्लाइन रैपिडली आफ्टर औरंगजेब्स डेथ इन 1707। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब ने तो अपनी तानाशाही से, अपने डंडे के जोर से, अत्याचारों से अपने शासन सत्ता को चला रखा था, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? जो मुगल एम्पायर था उसका पतन होना शुरू हो गया। पतन होना यानी वो नीचे जाने लगा। उसके बेटे आपस में लड़ने लगे साम्राज्य के लिए और कंट्रोल खत्म होता चला गया। और मैनी इंडिपेंडेंट किंगडम्स केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन इंडिया। बहुत से स्वतंत्र राज्य निकल कर आए। मुगलों ने क्या किया था? तो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था पूरा भारत। यहाँ का राजा अलग है, वहाँ का राजा अलग है, यहाँ का राजा अलग है, सबके अपने अपने देश थे, अपना अपना राज्य था। तो औरंगजेब क्या करता था? आक्रमण कर करके उसने सबको अपने साथ मिला लिया था, अपना गुलाम बना लिया था, अपने अधीन कर लिया था। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? कई राज्यों ने स्वयं को मुगलों से स्वतंत्र करा लिया उनसे युद्ध करने के बाद। द ब्रिटिश बिगेन टू कॉलोनीज इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य में, बीच में, यानी लगभग 1850 के से पहले 18th सेंचुरी जब चल रही थी उसके बीच में उन्होंने यहाँ पर कॉलोनी अपनी स्थापित करने की व्यवस्था बनाई। दिस मार्केटेड बिगिन ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया। जैसे ही अंग्रेजों की भारत में एंट्री हुई तो समझ लीजिए भारत का, मॉडर्न भारत का, आधुनिक भारत का आरंभ हुआ। By the end of the 18th century, the British colonized large parts of India through wars and policies of treachery। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया कि जब उनकी कॉलोनी होगी तो उन्होंने युद्ध के द्वारा या अपनी नई नई नीतियाँ बनाकर भारत के काफ़ी बड़े पार्ट्स पर अपना कंट्रोल कर लिया। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। आधुनिक भारत के जो सोर्सेज हैं,
कैसे हमें पता चलता है कि इंडियन भारत की आधुनिक भारत की हिस्ट्री को हम जान सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं बताती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, जो उनके शासन करने जो वो करते थे, राजकीय उनके जो रिकॉर्ड थे, जो उनकी सारी जानकारियाँ थी, कैसे वो रखते थे, उनके द्वारा हमें मिलता है। अंग्रेजों का मानना था कि जो भी कुछ हो वो लिखित में हो, जिससे वो अपने काम को दूसरे को समझा सके, या उन्हें पिछली कोई जानकारी चाहिए तो वो पिछले रिकॉर्ड्स को उठा करके उसमें से देख सकें। और यही नीति उन्होंने शुरू की। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, लेटर्स के द्वारा, नोटिंग के द्वारा, मेमोज के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा, बुक्स के द्वारा उन्होंने अपनी इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके रख लिया। और ये ही जो जानकारियाँ अंग्रेज छोड़ के गए थे, वही हमारे आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने में मदद करते हैं। आज यहाँ तक पढ़ाते हैं, बाकी के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कल पढ़ाएंगे। आपको ये चैप्टर पढ़ के रखना है, ठीक है। और इसको पढ़ के उसके बाद क्वेश्चन आंसर आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो मेरा नंबर यहाँ पर है, आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ तक है हम अपने नेक्स्ट टाइम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।